चैप्टर है अपना बिल्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर है अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में इसको बोलेंगे BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है तो क्या सारा ट्रांजैक्शन वो कैश में कर लेगा? सारा सामान कैश में खरीदे, सारा सामान कैश में बेचे, एसेट कैश में खरीदे? पॉसिबल है क्या सारा ट्रांजैक्शन कैश में कर पाना? नो सर। नहीं, हम लोग भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हर ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल मोबाइल रिचार्ज करना हो, ऑनलाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऑनलाइन ग्रोसरी या ऑनलाइन कोई भी सामान परचेज करना हो, स्विगी जोमेटो कुछ भी करना हो, हम लोग फिर वहां पे ऑनलाइन ही यूज करेंगे, वहां पे हम लोग कैश में परचेज नहीं करेंगे। तो कई बार बिजनेसमैन भी हर ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करता है, बहुत सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करने का कोशिश करता है। अब जैसे एसेट खरीदना होगा, 50 लाख का एसेट खरीदना, मशीनरी खरीदना, बिजनेसमैन को 50 लाख नोट लेके घूम नहीं सकता, उसको तो किडनैप कर लेगा, उठा लिया जाएगा। तो उस सिचुएशन में वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन को प्रेफर करेगा। तो उसके लिए एक बिजनेसमैन को बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बिजनेस करने के पहले। अब जब ये जाएगा बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, ये कोई बिजनेसमैन है, मान लेते हैं ये कोई इस टाइप का बिजनेसमैन, ठीक है, ये जा रहा है बिजनेस करने के लिए, इधर बैंक है, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, कुछ होगा झोपड़ी टाइप का बैंक, ये बैंक है, यहाँ पे गया अकाउंट खुलवाने के लिए। बैंक कितने टाइप का अकाउंट खोल देगा इसका? यहाँ जाके बोला मेरा अकाउंट खोल दो, अकाउंट ओपन कर दो, तो बैंक कितने टाइप का अकाउंट इसका खोलेगा? बैंक पूछेगा इससे कि सर बताइए किस टाइप का अकाउंट खुलवाना है, आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, आपको सेविंग डिपॉजिट करना है, या फिर आपको करंट डिपॉजिट करना है? आप बताइए आपको कैसा डिपॉजिट करना है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट या करंट डिपॉजिट? अंतर क्या है? कस्टमर पूछेगा अंतर क्या है, तो बैंक वाला बोलेगा कि अगर आपको पैसा एक ही बार जमा करना है लंबे टाइम के लिए, 2, 4, 5, 10 साल के लिए जमा करना है, तो आप खुलवाइए हमारे साथ फिक्स डिपॉजिट। आप एक बार पैसा डाल के भूल जाइए 10 साल के लिए, बीच में जरूरी पड़ा तो आके निकाल लीजिएगा, फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। फिर कस्टमर पूछेगा अच्छा इसके बदले में एटीएम कार्ड मिलेगा क्या? बैंक बोलेगा नहीं, एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा, नो एटीएम कार्ड, ठीक है। फिर पूछेगा चेकबुक मिलेगा क्या? बैंक बोलेगा नहीं, नो चेकबुक, ना तो एटीएम कार्ड ना चेकबुक, पैसा दीजिए, हम एक तो आपको सर्टिफिकेट देंगे, लेके चल जाइए, जिस दिन आपको पैसा चाहिए होगा सर्टिफिकेट लाके दीजिएगा, दूसरे दिन पैसा दे देंगे, खत्म। तो फिर पूछेगा नहीं, तब फिर हमको फिक्स डिपॉजिट नहीं, हमको सेविंग अकाउंट के बारे में बोलो, हम तो बिजनेसमैन है ना, हमको तो डेली बिजनेस करना, तो बिना एटीएम बिना चेकबुक का काम कैसे चलेगा? तो बोलेगा तो सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। सेविंग बैंक में क्या है, एटीएम मिलेगा? बोलेगा यस एटीएम है। चेकबुक? हाँ चेकबुक भी मिलेगा। बट ना एक दिक्कत क्या है कि जब भी आप एटीएम से पैसा निकालने जाएंगे ना, 5 बार से ज्यादा हो जाएगा महीने में तो पेनल्टी लगने लगेगा, चार्ज कटने लगेगा, और ऊपर से एक लिमिट भी है कि एक बार में 20,000 से ज्यादा तो आप निकाल नहीं सकते, पैसा ट्रांसफर करने पे भी लिमिट है। ये सोचेगा हमको बिजनेस करना है, हमको तो दिन में 10 बार एटीएम जाना पड़ सकता है, हमको 10 लोगों को पैसा ट्रांसफर करना होगा, हमको 10 लोगों से पैसा चाहिए, नहीं चलेगा, सेविंग में नहीं चलेगा। तब क्या चलेगा? करंट चलेगा। करंट में क्या बोलेगा? एटीएम हाँ है, कोई लिमिट नहीं, चेकबुक हाँ मिलेगा, कोई लिमिट नहीं मिलेगा, जितना पैसा ट्रांसफर करना दिन भर में करते रहे। प्लस एक बेनिफिट भी मिलेगा, और वो है बैंक ओवरड्राफ्ट का बेनिफिट। बैंक ओवरड्राफ्ट का बेनिफिट ये क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, कस्टमर पूछेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो बैंक वाला समझाएगा कि सुनो, आपके बैंक अकाउंट में मान लेते हैं कि 10,000 रुपया है, आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया है,
तो आप मैक्सिमम कितने का सामान खरीद सकते हैं बताइए? अगर बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया तो कितने का सामान खरीद सकते हैं? 10,000 तक का। 10,000 तक का। लेकिन बैंक बोलेगा ना 10,000 नहीं, हम आपको अलाउ करते हैं आप 15,000 तक का सामान खरीदिए। पैसा 10,000 है, हम अलाउ करते हैं 15,000 तक का सामान खरीदिए। तो बाकी का 5,000 कहाँ से आएगा? बैंक अपने तरफ से देगी, बैंक अपने तरफ से दे देगी कस्टमर के बिहाफ में। बाद में कस्टमर से लेगी इंटरेस्ट जोड़ जाड़ के, बट जब कस्टमर को पैसे का जरूरत था, अकाउंट में पैसा नहीं था, तो अलाउ की इससे ज्यादा भी तुम पैसा निकाल सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा अलाउ की, इसी को बोलते हैं ओवर ड्राफ्ट। इतना ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट मतलब पैसा निकालना, तो इसको बोलते हैं ज्यादा पैसा निकलेगा कितना, 5,000 तक, ओवर ड्राफ्ट। तो कस्टमर बोलेगा हाँ भैया मेरा करंट अकाउंट ही खोलना। करंट अकाउंट खोलना तो बदले में कुछ मांगेगा, जैसे इधर बोल रहा था हमको सर्टिफिकेट दे देना, सेविंग वाला बोलेगा हमको एक पासबुक दे दो ताकि हम सारा रिकॉर्ड देखते रहें। तो इधर जब करंट अकाउंट खोलते हैं तो करंट अकाउंट में हम लोगों को मिलता है, नाम याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एमसीक्यू डाल के पूछेगा कि करंट अकाउंट में हम लोगों को क्या मिलता है, पासबुक मिलता है, बैंक स्टेटमेंट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है कि कुछ भी नहीं मिलता है, बैंक स्टेटमेंट मिलता है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे पासबुक वर्ड भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट वर्ड भी रहेगा, तो कंफ्यूजन होगा कि क्या दोनों चीज बराबर है, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट एक ही है? थोड़ा सा डिफरेंस है। पासबुक सेविंग अकाउंट के बदले में मिलता है, बैंक स्टेटमेंट करंट अकाउंट के बदले में मिलता है। तो नाम से क्लियर रखना है कि कब पासबुक कब बैंक स्टेटमेंट। तो ये बोला कि हाँ चलो अब ठीक है, अब हम अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो ये क्या किया होगा, ये अकाउंट ओपन करवा लिया होगा, डन डील, डील डन, अकाउंट खुल गया इसका। अकाउंट खुल गया मतलब एक बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट ना आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको क्या बोलेगा, जिस दिन आपको रिकॉर्ड जानना होगा ना, आ जाइएगा मेरे पास, हम आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। हम आपको अभी से कोई पासबुक के जैसा पेपर कुछ नहीं देने वाले, आपको जिस दिन का डिटेल चाहिए होगा, जब तक का डिटेल चाहिए होगा, आप आइएगा, यहाँ से लेके चल जाइएगा, ऑर्डर दीजिएगा, आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा उसका, अभी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी सोचा चलो ठीक मिल जाएगा। अभी अपना बिजनेस करना शुरू किया होगा, कभी कैश में बिजनेस करता होगा, कभी बैंक के थ्रू परचेज सेल करता होगा, कभी कोई कस्टमर इसको चेक देता होगा, ये बैंक में डिपॉजिट कर देता होगा, कभी ये अपने किसी सप्लायर को चेक काट के दे देता होगा कि जाओ बैंक से पैसा निकाल लेना। कभी कभी हो सकता है सैलरी चेक से देता होगा, रेंट देता होगा, मतलब अब बिजनेस ये बैंक के थ्रू भी करना शुरू कर दिया। अब जब बिजनेस बैंक के थ्रू करना शुरू किया तो किसी ना किसी दिन अकाउंटिंग को तो क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक तो पर्टिकुलर डेट आएगा जहां पे हम लोगों को अकाउंटिंग क्लोज करना है। नॉर्मली वो डेट क्या होता है, ईयर एंड, चाहे तो 31 दिसंबर और चाहे तो 31 मार्च। ये 2 दिन है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एमसीक्यू पूछा जा सकता है 31 दिसंबर को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं या कैलेंडर ईयर बोलते हैं? 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर की कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर। 31 मार्च ये बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। अच्छा 31 दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है या नहीं? 31 दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है या नहीं, यस और नो? नो सर। है, अकाउंटिंग ईयर है। अकाउंटिंग ईयर मतलब वो ईयर ना जहां पे हम अपना बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो हम 31 दिसंबर को भी कर सकते हैं, 31 मार्च को भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर। बट ये अकाउंटिंग ईयर के साथ साथ में कैलेंडर ईयर है और ये अकाउंटिंग ईयर के साथ साथ में फाइनेंशियल ईयर है। अकाउंटिंग ईयर तो दोनों, कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल। तो मान लेते हैं कि अपना बिजनेस शुरू किया और ये करते 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 पहुंच गया 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को। अच्छा हम लोग कैश बुक का चैप्टर पढ़े हुए हैं, कैश बुक मैक्सिमम कितने कॉलम का बन सकते हैं?
मैक्सिमम कितने कॉलम का बन सकता है कैश बुक? एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट बताइए, मैक्सिमम कितने कॉलम का कैश बुक होगा? सर नहीं याद है। 3, मैक्सिमम 3 कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो मैक्सिमम 3 कॉलम का कैश बुक बनता है। कौन कौन से कॉलम? कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, डिस्काउंट का कॉलम। 3 कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। तो जब ये अपना बैंक में अकाउंट खुलवाया होगा तो बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहा होगा। बैंक स्टेटमेंट में कौन रिकॉर्ड करके देगा सारा ट्रांजेक्शन? ये अपने से चढ़ाएगा बैंक स्टेटमेंट में कि बैंक वाला चढ़ा के देगा? जैसे पासबुक मानते हैं, तो पासबुक में आप अपने से कुछ चढ़ा लेते हैं कि बैंक वाला चढ़ा के देते हैं? बैंक वाला देख। बैंक वाला सारा कुछ नोट करके देता है। तो बैंक स्टेटमेंट में भी जो डॉक्यूमेंट रहेगा, जो समरी बनेगा, वो बैंक वाला प्रिंट करके देगा, आप उसमें कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो जब ट्रांजेक्शन हो रहा होगा तो क्या ये जो कस्टमर था ये अपने से कुछ रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेगा? क्या करेगा ना। बैंक स्टेटमेंट तो बैंक वाला देगा जब मांगेगा तब, ये अपने से भी कुछ काम करके रखेगा, अपने से भी रिकॉर्ड बना के रखेगा और उस रिकॉर्ड को बोलेगा कैश बुक। तो 2 लोग हो गया। अभी कौन लोग हो गया? ऑल ट्रांजेक्शंस थ्रू बैंक अकाउंट, जितना ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट के थ्रू होगा आर रिकॉर्डेड बाय, इसका रिकॉर्डिंग 2 लोग करता है। पहला ऑनर जिसका बिजनेस है वो खुद, और दूसरा बैंक। हम कैश में क्या ट्रांजेक्शन किए, बैंक नहीं रिकॉर्ड करेगा। हाँ, बैंक का ट्रांजेक्शन होगा ना तो जरूर बैंक वाला रिकॉर्ड करेगा। जैसे हम एटीएम से पैसा निकाले, बैंक वाला रिकॉर्ड करके रखेगा। हम पैसा डिपॉजिट किए, रिकॉर्ड करेगा। हम किसी को चेक इशू किए थे, रिकॉर्ड करेगा। तो जितना ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होगा उसका रिकॉर्डिंग दोनों करेगा, जो कर रहा है ट्रांजेक्शन ऑनर वो भी, और दूसरा बैंक वाला भी। बैंक वाला कहाँ रिकॉर्ड करेगा? बैंक वाला का रिकॉर्ड करने के लिए है पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। ऑनर का रिकॉर्ड करने के लिए है कैश बुक। ये वाला चीज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट यही बात के ऊपर बेस्ड है। पासबुक में हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं, बैंक वाला लिखते हैं। ऑनर को जो कुछ लिखना होगा वो कैश बुक के अंदर लिखेगा। कैश बुक में भी तो 3 ठो कॉलम होता है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। हमको यहाँ पे ओनली बैंक कॉलम से मतलब है, ना तो हमको डिस्काउंट कॉलम से मतलब है, ना ही हमको कैश कॉलम से मतलब है। एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जब हम लोग बीआरएस बनाते हैं तो वहां कैश बुक का मतलब कौन से कॉलम से होता है? कैश कॉलम से, बैंक कॉलम से, दोनों से, या किसी से भी नहीं, ओनली बैंक कॉलम से। कैश कॉलम से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, नो यूज ऑफ कैश कॉलम, नो यूज ऑफ कैश कॉलम। होता 3 ठो कॉलम, कैश भी होता है, डिस्काउंट भी होता है, बैंक भी होता है, होता तो 3 ठो कॉलम है। बट हमको सिर्फ बैंक वाला कॉलम से मतलब है, ना तो हमको डिस्काउंट से मतलब है, ना ही हमको कैश कॉलम से मतलब है। तो रिकॉर्डिंग दोनों करेगा, ऑनर भी करेगा, बैंक भी करेगा। बैंक पासबुक चाहे बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग करेगा, ऑनर कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। बट कैश बुक का तो 3 कॉलम हो सकता है, हमको खाली बैंक कॉलम से मतलब है। इस चैप्टर में बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, दूसरा कोई बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा। अभी एक एग्जांपल लेके मानते हैं कि ये ना अपने पास सारा रिकॉर्ड करके रखा था, और जब अपना ईयर एंड पे क्लोज किया था ना तो इसको दिख रहा था कि मेरा बैंक में ना 50,000 का बैलेंस होना चाहिए। साल भर का ट्रांजेक्शन, महीने भर का रिकॉर्ड किया होगा, लास्ट में बैलेंसिंग किया होगा, जैसे हम लोग कैश बुक में करते थे, बाई बैलेंस सीडी करके निकालते थे। ये बैलेंस किया होगा, इसको ना 50,000 का बैलेंस दिख रहा था, मतलब इसके हिसाब से इसके बैंक में अभी 50,000 रुपया होना चाहिए। तो ये चला गया बैंक के पास, बोले सुनो हमको बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे दो, चाहे पासबुक अपडेट कर दो, जो भी है दोनों चलेगा। अभी हम लोग पासबुक बोलेंगे, अब समझने के लिए बैंक स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। ये चला गया और बोला सुनो मेरा पासबुक अपडेट कर दो। काउंटर पे जो बैठा था
कर दिया पासबुक अपडेट। अब जैसे पासबुक अपडेट किया ना, ये पता है क्या देखता है, पासबुक में कैसे कॉलम होता है, एक होता है इधर डेट का कॉलम, अगर आप चाहें तो घर पे देखिएगा, एक होगा डेट का कॉलम, एक होगा पर्टिकुलर का कॉलम, एक होता है क्रेडिट, डेबिट, टोटल, चाहे बैलेंस, जो आप बोले। ये जब देखा ना, तो ये देख रहा है कि मेरे हिसाब से तो 50,000 बैलेंस होना चाहिए था, बैंक वाला बोलता है सर आपके अकाउंट में ना 40,000 का बैलेंस है। उसको तो सदमा मार देगा, 10,000 गया कहाँ पे। इसके हिसाब से 50,000 का बैलेंस है, 10,000 40,000 का बैलेंस बोल रहा है पासबुक वाला, बैंक वाला, बाकी का 10,000 कहाँ गया। अब ये परेशान हो जाएगा पूरा का पूरा, 10,000 गया कहाँ पे। आपके हिसाब से 50,000 होना चाहिए। जैसे कई बार हम लोग भी सोचते हैं ना कि पिछली बार मैसेज आया था 50,000 था, अभी हम पिछली बार 10,000 और डाले थे, तो मेरे हिसाब से तो 60,000 होना चाहिए, बट अपडेट करा रहे तो 50,000 ही दिख रहा है, 10,000 कहाँ चल गया। तो अब ये परेशान होगा, और परेशान होगा तो कुछ तो प्लस माइनस करेगा, खोजने का कोशिश करेगा कि क्यों ये गड़बड़ है, और गड़बड़ खोज के उसको एडजस्ट भी करने का कोशिश करेगा। एडजस्ट करने के लिए, गड़बड़ खोज के एडजस्ट करने के लिए, इस बात को पता लगाने के लिए कि कौन सही है, ऑनर का बैलेंस सही है 50,000, या बैंक वाला सही बोल रहा है कि नहीं 40,000 ही है, ये पता लगाने के लिए जो स्टेटमेंट बनेगा, पेपर बनेगा, डॉक्यूमेंट बनेगा, जो आप बोल रहे उसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है एंड कौन सही है, हु इज करेक्ट, ये पता करने के लिए एक कुछ तो प्लस माइनस होगा, कुछ तो एडजस्टमेंट होगा, कुछ तो वर्किंग होगा, और यही वर्किंग को हम लोग बोलेंगे BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये था BRS का इंट्रोडक्शन, क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बार शुरू से 2 मिनट में क्विकली सारा रिकैप करते क्या था। जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, कैश में बिजनेस नहीं हो सकता है, बैंक के थ्रू भी बिजनेस करना पड़ता है। तो फिर बैंक में जाएंगे अकाउंट खुलवाने के लिए, कितने टाइप का अकाउंट खोल सकता है, 3, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के बदले में ना एटीएम मिलेगा ना चेकबुक मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा बस। सेविंग के बदले में एटीएम भी मिलेगा, चेकबुक भी मिलेगा, बदले में पासबुक मिलेगा, लेकिन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, चार्जेस लगने लगता है। करंट अकाउंट, एटीएम भी मिलेगा, चेकबुक भी मिलेगा, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, प्लस सबसे बड़ा फैसिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिल जाएगा। कम पैसा नहीं है तो भी थोड़ा ज्यादा पैसा हम लोग निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, फिर लौटा देंगे इंटरेस्ट जोड़ जाड़ के। और इसके बदले में बैंक स्टेटमेंट मिलता है। बैंक स्टेटमेंट तब देगा जब हम लोग बैंक में जाके मांगेंगे, अपने से नहीं देने वाला है। बस अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुल गया तो फिर ट्रांजेक्शन भी शुरू होगा, ट्रांजेक्शन शुरू होगा तो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। कौन रिकॉर्ड करेगा, बैंक से होने वाला हर ट्रांजेक्शन को ऑनर भी रिकॉर्ड करता है, बैंक भी रिकॉर्ड करता है। ऑनर कहाँ रिकॉर्ड करता है, कैश बुक में। बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है, पासबुक चाहे बैंक स्टेटमेंट, जो आप बोलेंगे। कैश बुक के अंदर 3 कॉलम हो सकता है, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ना तो हमको कैश कॉलम से मतलब, ना हमको डिस्काउंट कॉलम से मतलब, सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब, सिर्फ बैंक कॉलम से। तो रिकॉर्डिंग किया होगा ये अपना, और इसके हिसाब से बैलेंस 50,000 आना चाहिए था। अब ये चेक करने के लिए चला गया बैंक और बोला हमको पासबुक अपडेट करके दो। बैंक वाला कर दिया पासबुक अपडेट। बैंक वाला बोलता है सर आपके अकाउंट में 40,000 का बैलेंस। अब ये परेशान, कहाँ गया मेरा 10,000, कौन सही है, ये सही है कि बैंक वाला सही बात बोल रहा है। ये सब पता लगाने के लिए जो स्टेटमेंट बनेगा उसी को बोलेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी बताइए यहाँ तक जितना समझाए समझ में आया क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? यस सर। थोड़ा सा और थ्योरी बात करते हैं, प्रैक्टिकल आज नहीं करेंगे। अब इसका जो बेसिक पार्ट है वही सारा कुछ हम लोग समझेंगे आगे। अभी जो हम लोग बोले कि 2 चीज होगा, एक होगा कैश बुक और दूसरा होगा पासबुक। इन सब का ना आप नोटिंग मत कीजिएगा, ये सब का फोटो खींच के रख लीजिएगा, बस काफी, बस समझने के लिए। ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं। हाँ, यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये वाला चीज रिकॉर्ड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक मतलब सिर्फ बैंक कॉलम। कैश बुक बोल रहे तो वापस से लिख दे रहे हैं ओनली बैंक कॉलम, कैश कॉलम कभी नहीं, कभी भी नहीं। जब यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे
इन दोनों का जो बैलेंस होगा वो ना दो टाइप का बैलेंस हो सकता है, कैशबुक का और पासबुक का दो टाइप का बैलेंस हो सकता है। या तो ये डेबिट बैलेंस होगा या तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। सिमिलरली पासबुक में भी या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल बनाने समय बहुत काम आएगा। नहीं समझेंगे प्रैक्टिकल बनाने में बहुत दिक्कत होगी। कैशबुक एंड पासबुक यही दो चीज है। कैशबुक में जो बैलेंस होता है दो तरीके का हो सकता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। पासबुक में जो बैलेंस होता है दो तरीके का हो सकता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। मतलब ये वाला चीज, ये जो बोल रहा था ना मेरे हिसाब से बैलेंस 50,000 होना चाहिए, ये बोल रहा था नहीं तुम्हारे हिसाब से 40,000 है। तो 50,000 मतलब क्या, कैसा बैलेंस? तो दो तरीका, 50,000 डेबिट भी, 50,000 क्रेडिट भी, कुछ भी हो सकता है। 40,000 डेबिट भी, क्रेडिट भी, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है, अगर कैशबुक का डेबिट बैलेंस है दैट मीन कि बढ़िया बात, खुशखबरी है, फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, बधाई हो, फेवरेबल बैलेंस। तो कैशबुक का अगर डेबिट बैलेंस है दैट मीन फेवरेबल बैलेंस है, अच्छा बात। मतलब पैसा ना आपका बैंक में जमा, आप बैंक का पैसा उधार लेके नहीं बैठे हुए, आपका पैसा बैंक में जमा है, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, फेवरेबल है, बढ़िया बात। लेकिन अगर कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस हो गया ना, मतलब अच्छा बात नहीं है। आप बैंक से उधार लेके बैठ गए, ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, आप जरूरत से ज्यादा पैसा निकाल लिए, सही बात नहीं है, अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा समझेंगे हम लोग, अभी बस इतना याद रखना है कि ये अनफेवरेबल माना जाएगा। अगर क्रेडिट है तो अनफेवरेबल मतलब ओवर ड्राफ्ट करके रखना। तो अगर क्वेश्चन सीधा बोलता है ना कि कैशबुक का ओवरड्राफ्ट है, मतलब बुरा बात, अनफेवरेबल। अब एक एग्जांपल याद कीजिएगा, एक सिनेरियो याद करवाते हैं। अगर आप कभी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट किए हो या एटीएम से पैसा निकाले हो और जिस पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो उस मोबाइल पे एक मैसेज आता होगा। मान लीजिए आप एटीएम से पैसा निकाले और मोबाइल आपके हाथ में है, आपके पास क्या मैसेज भेजेगा बैंक वाला? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड या क्रेडिटेड। आप पैसा निकाले अब, तो मैसेज क्या भेजेगा? क्रेडिटेड वाला। डेबिटेड वाला। बैंक वाला आपको बोलेगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाई इतना, आप जितना पैसा निकाले। बट जब आप डिपॉजिट करके आएंगे ना तो आपको बोलेगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अब जरा हम लोग कैशबुक में याद करते हैं, कैशबुक का रूल क्या बोलता था? पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अभी पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। पासबुक वाला क्या बोल रहा है? पासबुक वाला बोल रहा है तुम पैसा निकाला ना तो हम तुमको डेबिट कर देंगे। उल्टा हो गया, कैशबुक में पैसा आएगा तो डेबिट, पासबुक बोल रहा है तुम पैसा निकाला मतलब पैसा गया, पैसा गया तो डेबिट। उल्टा, हम बोल रहे थे पैसा आएगा तो डेबिट, पासबुक वाला बोलता है नहीं पैसा जाएगा तो डेबिट। दूसरा एग्जांपल, हम पैसा डिपॉजिट, हम पैसा विड्रॉ करके आए, पैसा विड्रॉ मतलब किसी और को पैसा दे, पैसा विड्रॉ किए होंगे। तो कैशबुक में क्या होना चाहिए? कैशबुक में किधर लिखेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? जब हम लोग पैसा निकालते हैं बैंक से तो कैशबुक में किधर लिखते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट पे। पासबुक वाला डेबिट पे लिख देगा। तो हम लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट करते हैं, पासबुक वाला क्रेडिट कर देता है। हम लोग पैसा निकालते हैं तो क्रेडिट करते हैं, पासबुक वाला डेबिट कर देता है। पासबुक मतलब बैंक और ऑनर हमेशा उल्टा उल्टा चलेगा। ऑनर जब कुछ डेबिट करेगा तो बैंक उसी चीज को क्रेडिट करेगा, और हम लोग जब कोई चीज क्रेडिट करेंगे तो बैंक उसी चीज को डेबिट करेगा हमारे लिए। तो ये हमेशा उल्टा चलेगा, एकदम उल्टा कॉन्सेप्ट, रिवर्स कॉन्सेप्ट। इधर डेबिट का मतलब फेवरेबल बोल रहे थे, बट पासबुक का डेबिट उल्टा अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। और इधर कैशबुक का क्रेडिट मतलब अनफेवरेबल था, पासबुक का क्रेडिट मतलब बधाई हो, फेवरेबल।
फेवरेबल बैलेंस। तो ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है कि बैलेंस, मेरे पास दो चीज है, कैश बुक भी है, पासबुक भी है। कैश बुक का भी अपना बैलेंस होगा, पासबुक का भी अपना होगा। अगर दोनों बराबर है तो इस चैप्टर को पढ़ने का जरूरत ही क्यों। बैंक कस्टमर को लग रहा था कि उसके अकाउंट में 50,000 होना चाहिए, ऑनर को लग रहा था, वो जाके पासबुक अपडेट कराया, सही में 50,000 था, तो उसको टेंशन थोड़ी होगा। टेंशन नहीं होगा तो प्लस माइनस करेगा भी नहीं, प्लस माइनस नहीं करेगा तो इस चैप्टर को पढ़ने का जरूरत है। तो ये चैप्टर हम लोग तभी पढ़ते हैं जब कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस नहीं मिलेगा, तो उसको मिलाने के लिए ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। कैश बुक का बैलेंस कितना, 2, डेबिट क्रेडिट। डेबिट मतलब बढ़िया वाला फेवरेबल, क्रेडिट मतलब खराब वाला ओवरड्राफ्ट, और पासबुक का ठीक उल्टा, डेबिट का मतलब खराब वाला अनफेवरेबल, चाहे इसको ओवरड्राफ्ट बोलो, और क्रेडिट मतलब बढ़िया वाला फेवरेबल। यहां तक का पॉइंट समझ में है, याद रहेगा ये दो चीज, इसका मतलब यस अच्छा। सर। अभी ना एक साइन डिनोट करते हैं, इसको याद रखिएगा। फेवरेबल का मतलब होता है प्लस, चाहे कहीं हो, पासबुक में हो चाहे कैश बुक में। फेवरेबल का मतलब प्लस, अनफेवरेबल मतलब माइनस। बस ये वाला साइन याद रखिए, फेवरेबल मतलब प्लस, अनफेवरेबल मतलब माइनस। अब हम लोग अगला टॉपिक का बात करते हैं। अभी तक क्या बात की हम लोग कि बीआरएस का जरूरत क्यों पड़ता है। इसीलिए पड़ता है क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक इज नॉट इक्वल टू बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम लोग को जरूरत पड़ता है। कैश बुक मतलब बैंक कॉलम से, कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं। दूसरा, कैश बुक और पासबुक का अपना अपना बैलेंस होगा, डेबिट क्रेडिट चलेगा। कैश बुक का डेबिट फेवरेबल प्लस, कैश बुक का क्रेडिट अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट माइनस। पासबुक उल्टा है, पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट माइनस, पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल प्लस। अब हम लोग ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच करता है। व्हाई कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस मिसमैच, क्यों ऐसा होगा कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहा। बहुत सारा रीजन है, देखिए एक एक करके कारण समझते हैं। पहला कारण, आप चेक डिपॉजिट किए थे। आप क्या किए थे, चेक डिपॉजिट किए थे। याद कीजिए कैश बुक का चैप्टर, जब कभी भी हम लोग चेक डिपॉजिट करते थे तो क्या चेक का पैसा उसी दिन मिल जाता था जिस दिन डिपॉजिट करके आए हैं? नो सर। नहीं, 2-3-4 दिन का टाइम लगता था। अब अगर हम एग्जाम्पल ऐसा बोले कि आप ना 29 मार्च को चेक डिपॉजिट करके आए होंगे, कब डिपॉजिट किए होंगे, 29 मार्च। तो जिस दिन आप डिपॉजिट किए होंगे ना, आप बोले होंगे चलो भाई मेरा बैंक में पैसा आ गया 10,000 रुपए का, 10,000 का चेक था। आप बोले 29 मार्च को ही आ गया मेरे बैंक में 10,000 रुपए का, चेक डिपॉजिट करके आए हैं, आ गया 10,000 रुपए का। बट ना इसको एक्चुअली क्रेडिट होने में 4 दिन का टाइम लग गया, 4 दिन का टाइम लग गया, और 2 अप्रैल को ये वाला चेक क्लियर हुआ। आप डिपॉजिट कर दिए थे 29 तारीख को, लेकिन बैंक वाला को थोड़ा टाइम लग गया, 2 अप्रैल को जाके क्लियर किया। तो आपके पासबुक में, इसको ऐसे लिख देते हैं, आप अपने कैश बुक को प्लस कर लिए होंगे 29 तारीख को कि भाई आ गया 10,000, लेकिन पासबुक में ये 10,000 प्लस होगा 2 अप्रैल को, और अभी डेट क्या है, 31 मार्च। 31 मार्च। अब 31 मार्च को चले गए बैंक वाले के पास और बोले हमको मेरा पासबुक अपडेट करके दो। क्या 31 मार्च को ये 10,000 रुपए आपके अकाउंट में दिखेगा? नो सर। नहीं, वो तो 2 अप्रैल को दिखना है। आप 31 मार्च को पहुंच गए, दिखेगा ही नहीं, मतलब डिफरेंस आ गया। कैश बुक में 10,000 दिख रहा है, पासबुक में नहीं दिख रहा है, डिफरेंस है। तो पहला कारण क्या बना, पहला कारण बना चेक, इसको क्या बोलेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। क्लियर्ड के जगह पे ना वर्ड क्रेडिटेड भी लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब है।
तो पहला कारण क्या होगा दोनों का डिफरेंस होने में, हम चेक डिपॉजिट किए थे तो जिस दिन के उसी दिन कैश बुक में तो जोड़ दिए, लेकिन पासबुक में बाद में जुड़ेगा, 31 तारीख को जुड़ा ही नहीं, तो डिफरेंस हो दोनों के बीच में। दूसरा, जैसे आप चेक डिपॉजिट किए थे ना, वैसे ही किसी को चेक दिए थे, चेक इशू किए थे। कब इशू किए थे? आप 30 मार्च को चेक इशू किए थे। चेक इशू करने से मेरा पैसा बढ़ता है कि घट जाता है? दूसरे को चेक देंगे तो घट जाएगा। घट जाएगा 5,000 से। आप 30 तारीख को चेक दिए ना, अब 30 तारीख को माइनस कर दिया अपने कैश बुक में। कैश बुक तो क्रोनोलॉजी को फॉलो करके बनेगा ना, जर्नल के जैसा होता है। सब्सिडरी बुक के अंदर आया था जर्नल, जर्नल क्रोनोलॉजिकल मैनर में बनता है। 30 तारीख को आप चेक दिए, 30 तारीख को रिकॉर्ड कर दिए, गया 5,000 रुपया। अब एक एग्जाम्पल सोचिए, हम आपको 10,000 का चेक दे दें आज, क्या आज के आज मेरे अकाउंट से 10,000 रुपया कट जाएगा? नो सर। नहीं। किस दिन कटेगा मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये? 3-4 डेज के बाद। नहीं, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा तब कटेगा जिस दिन आप अपने बैंक में इसको डिपॉजिट करेंगे। हम आपको 10,000 का चेक काट के दे दे, आप उसको 50 साल तक जमा नहीं किया अपने बैंक अकाउंट में, कभी पैसा नहीं कटेगा मेरे अकाउंट से। बैंक वालों को कहाँ से पता कि हम किसी को चेक काट के दिए होंगे? तो चेक किसी को इशू कर देने से पैसा नहीं कटता है, जिस दिन वो पर्सन ये वाला चेक ले जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करके आएगा, वहां से 2-3 दिन के अंदर पैसा कटेगा मेरे अकाउंट से। 30 को इशू किए तो 30 के 2-3 दिन बाद भी नहीं, जब वो जमा करेगा वहां से 2-3 दिन के अंदर कटेगा मेरे अकाउंट से पैसा। हम तो 30 तारीख को दे दिए थे चेक, बट वो 5 अप्रैल को प्रेजेंट किया अपने बैंक अकाउंट में, इसको बोलते हैं प्रेजेंट करना। हम नहीं, वो 5 तारीख को अपने बैंक अकाउंट में डाला, तो मेरे अकाउंट से पैसा 30 तारीख को तो कटा ही नहीं, 5 तारीख को कटेगा। तो क्या पासबुक में कब कटेगा? 5 तारीख को कटेगा। तो क्या 31 तारीख को अगर हम पहुंच जाए बैंक पे और बोले मेरे पासबुक को अपडेट कर दो, ये 5,000 रुपया कटा हुआ दिखेगा मेरे पासबुक से 31 तारीख को? नहीं सर। नहीं दिखेगा। और क्या कारण होगा डिफरेंस में? तीसरा तीसरा कारण ये होगा कि कई बार ना बैंक कुछ चार्ज काट लेता है, और जो हम लोग को नहीं बताता है, मैसेज भी नहीं भेजा। जैसे एसएमएस के नाम पे चार्ज काट लिया, एटीएम के नाम पे चार्ज काट लिया, कुछ मेंटेनेंस चार्ज काट लिया, लॉकर लेके रखे होंगे लॉकर का चार्ज, तो वो सब बैंक कैश में नहीं मांगेगा, अकाउंट से काटते रहेगा। और कई बार होगा कि आपको पता नहीं चला, या मैसेज आया भी तो आप इग्नोर कर दिए, जिस कारण से आपको जब पता नहीं है कि इस दिन बैंक मेरा 100 रुपया काट लिया है, तो आप उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं किए होंगे, बट बैंक वाला तो काट लिया होगा। तो जब आप 31 तारीख को बैठ के चेक करेंगे, 31 तारीख को पासबुक में से आपका बैंक चार्ज के नाम पे 100 रुपया कट चुका है पासबुक में से। कब कटा? 25 मार्च को ही कटा, बट ये वाला बात आपको पता ही नहीं था, मैसेज आया ही नहीं। आपको कब पता चला? आप जिस दिन गए ना बैंक में अपडेट करवाने के लिए 31 तारीख को, इस दिन आपको पता चला, यू नो इट। आज जाके आपको ये वाला बात पता चल रहा है कि आपके बैंक अकाउंट से चार्ज कटा था। तो क्या आपका कैशबुक और पासबुक दोनों मैच करेगा? नहीं करेगा। पासबुक में माइनस करके रखा हुआ है, आपको तो पता ही नहीं था, आप तो माइनस किए ही नहीं कैशबुक में, मिसमैच कर गया। और दो चार एग्जांपल। फोर्थ, कोई ना आपका कस्टमर और वो बिना बताए आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, आपको बताया भी नहीं कि हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दिए, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्टली डाल दिया बिना आपको बताए, तो पासबुक में तो वो वाला चीज दिखेगा, क्योंकि बैंक में ही तो आया होगा, पासबुक में तो दिखेगा वो 5,000 रुपया
कैश बुक में नहीं दिखेगा, आप जिस दिन अपडेट करवाएंगे उस दिन पता चलेगा आपको, तो मिसमैच करेगा, डायरेक्टली डिपॉजिट है तो। सिमिलरली कुछ एक वर्ड होगा स्टैंडिंग चार्जेस या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? कई बार हम लोग को कुछ पेमेंट ना रेगुलर बेसिस पे करना रहता है, जैसे रेंट देना, सैलरी देना अपने एम्प्लॉइज का, ये सब रेगुलर बेसिस पे करना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक को बोलेंगे कि सुनो हर महीना हम आएंगे तुम्हारे पास, फिर रेंट का ट्रांसफर करेंगे, उतना मेरे से नहीं हो पाएगा। एक फॉर्म लाओ, हम उसमें फिल कर देते हैं कि इतना पैसा इस वाले अकाउंट में हर इतने तारीख को मेरे अकाउंट से काट के भेजते रहना, हम दोबारा आएंगे नहीं। हम फॉर्म भर देते हैं, सब कुछ अपने से साइन करके तुमको दे देते हैं, हर महीने के इस 10 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसा काटना और उसके अकाउंट में डाल देना, मेरे से पूछने का भी जरूरत नहीं। तो हम उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, बैंक वाला काट लेगा, ट्रांसफर कर देगा, हमको थोड़ी पता चलेगा वो वाला चीज। तो सिमिलरली पासबुक में इसका एंट्री हो जाएगा, कैशबुक में नहीं होगा, हो सकता हम भूल गए हो कि 10 तारीख को ऐसा भी कुछ कटना था, कैशबुक में एंट्री नहीं है, डिफर करेगा। जैसे बैंक हम लोगों से कुछ चार्ज किया था, वैसे ही बैंक हम लोगों को कुछ दे भी सकता है, बैंक अलाउ भी कर सकता है। क्या अलाउ कर सकता है? इंटरेस्ट। बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट दिया, बैंक इंटरेस्ट देगा तो पासबुक में पैसा आएगा, बढ़ेगा पासबुक, हमको थोड़ी पता है, कैशबुक में। तो ऐसा बहुत सारा कारण होगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी ढेर सारा कारण देखेंगे जो कैशबुक और पासबुक को मिसमैच करेगा। हम लोगों को यही सारा कारण खोज के निकालना है और सुधारना है। तो कारण खोज के निकालना आपको नहीं है, क्वेश्चन देगा कि कारण है क्या, आपको बस कैसे सुधरेगा ये चीज समझना। तो कैसे सुधरेगा ये चीज हम लोग समझेंगे कल। आज के लिए इतना रहेगा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? बिजनेस कैश में नहीं हो सकता है एक बैंक अकाउंट से। बैंक 3 टाइप का अकाउंट खोलेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग, करंट। फिक्स्ड डिपॉजिट नो एटीएम, नो चेकबुक, ओनली सर्टिफिकेट। सेविंग एटीएम भी, चेकबुक भी, पासबुक मिलेगा, बट लिमिटेड है थोड़ा सा। करंट ज्यादा बढ़िया, बिजनेसमैन हमेशा करंट को ही फॉलो करेगा। आपसे पूछेगा ना बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट फॉलो करता है ज्यादा? करंट अकाउंट। यहाँ पे एटीएम भी है, चेकबुक भी है, अदर फैसिलिटी भी है, बदले में बैंक स्टेटमेंट मिलेगा। सबसे बड़ा फैसिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा, जो कहीं नहीं मिल रहा। अकाउंट खुलवा लिया, ट्रांजेक्शन शुरू किया, ट्रांजेक्शन शुरू किया तो बैंक से होने वाला हर ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड करेगा, ऑनर भी बैंक भी। कैश वाला ट्रांजेक्शन वो खाली ऑनर रिकॉर्ड करेगा, बैंक को थोड़ी पता है। बैंक वाला ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड करेगा, ऑनर एंड बैंक दोनों। तो ऑनर कहाँ रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक में। एमसीक्यू पूछेगा ऑनर कहाँ रिकॉर्ड करता है? कैश बुक। बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है? पासबुक चाहे बैंक स्टेटमेंट। अब ऑनर जब कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा तो कैश बुक का 3 कॉलम होगा, कैश, बैंक, डिस्काउंट। हमको किससे मतलब है? खाली बैंक से, बाकी दोनों से मतलब नहीं। अब जब ऑनर अपना रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक वाला अपना रिकॉर्ड करेगा, तो ऑनर के हिसाब से कुछ बैलेंस होगा। ये क्रॉस चेक करने के लिए बैंक को बोलेगा हमको बैंक स्टेटमेंट दो, चाहे मेरा पासबुक अपडेट करके दो, दिया अपडेट करके, मिसमैच करके। मैच करता तब तो दिक्कत ही नहीं था, ऑनर को लगता है 50,000, बैंक को बोलता है हाँ है 50,000, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मिसमैच हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, इस 50 की जगह पे 60 बोल देता तो ऑनर खुश जरूर हो जाता, बट खोजता कारण कि मेरे से कैसे गलती हो गया, कौन सा 10,000 था जो हम रिकॉर्ड नहीं किया। टेंशन तब भी होगा, लेकिन खुशी वाला टेंशन होगा उसमें। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों है, कैसे सुधरेगा, इसके लिए जो वर्किंग करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, उसी को बीआरएस बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 2 लाइन में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक डज नॉट मैच विद बैलेंस एज पर पासबुक, इसीलिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं। अब बीआरएस में कैश बुक पासबुक दो चीज, दोनों का अपना अपना बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का ठीक उल्टा पासबुक चलता है। कैश बुक में जब हम लोग डेबिट करते हैं, पासबुक को क्रेडिट करते हैं। हम लोग कैश बुक को क्रेडिट करेंगे, बैंक वाला पासबुक को डेबिट कर देगा। कैश बुक का डेबिट मतलब फेवरेबल, बढ़िया बात है, बधाई हो रहा है। और कैश बुक का क्रेडिट मतलब अनफेवरेबल। पासबुक का डेबिट मतलब ये उल्टा चलेगा, अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट, और पासबुक का क्रेडिट मतलब फेवरेबल। एक साइन है जो अभी याद करवाए हैं, कल इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। जब भी फेवरेबल है तो माइनस, अनफेवरेबल है तो, सॉरी, जब भी फेवरेबल है तो प्लस, अनफेवरेबल है तो
माइनस। अब ऐसा क्यों होगा कि मिसमैच होगा? तो ये कुछ कारण है, जैसे चेक डिपॉजिट तो कर दिए, क्लियर हुआ बाद में, बीच में चले गए हम पता करने, नहीं दिखेगा, मिसमैच। दूसरा, चेक इशू तो कर दिए बट प्रेजेंट नहीं हुआ, ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू तो कर दिए बट अभी तक मेरे अकाउंट से कटा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मिसमैच। बैंक कुछ चार्ज काट लिया, हमको पता ही नहीं चला, मिसमैच। कोई कस्टमर डायरेक्टली अकाउंट में डाल दिया, मिसमैच। हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, इस दिन मेरा पैसा काट के वहां पे डाल देना, हम ही भूल गए, मिसमैच। बैंक हमको कुछ दिया, इंटरेस्ट दिया, डिविडेंड ऐसा कुछ कलेक्ट किया, मिसमैच। तो ऐसा बहुत सारा कारण होगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे तब हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो इस चैप्टर को खत्म करने के लिए 5 से 6 क्लास मैक्सिमम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं, हार्डली 5 से 6 क्लास, उससे ज्यादा नहीं। इसको समझने में कोई दिक्कत है तो कोई पॉइंट, कोई तो प्रैक्टिकल पॉइंट अभी तक बात नहीं की, खाली थियोरेटिकल पॉइंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये सब लिखने का जरूरत नहीं, खाली समझने के लिए रखेगा। पेज नंबर कहानी है इसे बस, पेज नंबर पेज नंबर 3। हम लोग इतना रखेंगे, इतना जरूर कल एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग कल से इसका क्वेश्चन शुरू कर देंगे। 4 से 5 दिन का टारगेट रखते हैं, ये वाला चैप्टर ओवर करेंगे। अभी ओवर करते हैं इसको। मतलब फोन नहीं ले पाए, फोन ऑफ हो गया था। स्क्रीनशॉट लेना है, यस सर। कहाँ पे? पेज नंबर 4। पेज नंबर 4, ये वाला 4। यस सर, हो गया। या यस सर।